बैठ जाओ। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संविधान में क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े थे ना? तो राष्ट्रीय प्रतीक या राज प्रतीक क्या होता है हम लोग का? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ पे है स्थित है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में। अशोक स्तंभ को किसने बनवाया था? अशोक ने। कब बनवाए थे? लगभग 300 ईसा पूर्व। ठीक है ना, बोल देना है। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व। उसके बाद से अशोक स्तंभ जो बना है उसमें कितने सिंह हैं? ऊपर 4, एक दूसरे की तरफ पीठ करे खड़े हैं। मुंह करके, पीठ करके, पीठ करके। उसमें से कितना दिखाई देता है? 3 दिखाई देता है। उसके नीचे आने पे क्या है? चक्र, अशोक चक्र। ठीक है ना। उसके नीचे 4 जानवर, कौन कौन? दौड़ता हुआ घोड़ा, हाथी, सिंह और वृषभ अर्थात बैल है। ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। ठीक है। चल, तो हम लोग राज प्रतीक देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि झंडा, हम लोग का जो झंडा लिया गया वो कहाँ से, मतलब कहाँ से लिया गया, कैसा है। ठीक है, झंडा। अब देखो, आप लोगों को याद होगा कि हम बताए थे कि संविधान जब हमारा बन रहा था तो उस समय कई समितियां बनी थी, जिसमें एक झंडा समिति थी। ठीक है ना, एक झंडा समिति थी। वो झंडा समिति जो है उसके झंडा समिति, झंडा समिति, इसके चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, याद है ना? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अब झंडा समिति को दे दिया गया जिम्मेदारी कि तुम बताओ हमको कि झंडा किस प्रकार का हमारा होना चाहिए। तो ये लोग, अच्छा कब दिया गया? 46 में। और कब ये लोग? 22 जुलाई 1947, मतलब हमारी आज़ादी के पहले है। आज़ाद कब देश हो रहा है? 15 अगस्त 1947 को। तो उसके पहले ही 22 जुलाई 1947 को जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में जो झंडा समिति हमारी बनी हुई थी, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। किसके सामने? संविधान सभा के सामने, कि भाई हम यही चूज करके लाए हैं झंडा, अगर आपको पसंद हो तो कहो तो पारित कर लिया जाए। तो ये चूज कहाँ से किए थे? ये जो चूज किए थे, आज का हमारा जो तिरंगा है उसी को क्या किए थे? ये चूज करके लाए थे। यही तिरंगा है ना जी। यहाँ पे क्या होता है? चक्र होता है। तिरंगा बनाए हो तुम लोग बचपन में? बनाए हो ना? तो ये हमारा क्या होता है? चक्र होता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि झंडा के बारे में जानने से पहले कि आखिर जेबी कृपलानी कहाँ से झंडा लेकर आ गए, उसके पहले झंडा कहाँ था? तो आपको याद होगा, कल हम बताए थे आप लोगों को 26 जनवरी 1931, याद है ना? तो ये थोड़ा सा मतलब बोलने में मिस्टेक हो गया था। ये तो 31 नहीं है, 30 है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो वीडियो अपलोड किए हैं ना, उस वीडियो में नीचे कमेंट में हम पिन किए हुए हैं। जैसे देखो, जब भी कहीं पे अगर वीडियो किसी का भी देख रहे हो आप लोग, अगर कोई डाउट दिखे तो उसे कमेंट बॉक्स में जाना चाहिए। जो टीचर होता है ना, अगर कुछ गलती लिख दिया है तो उसको ऊपर उसमें करेक्ट करके लिख देता है। सबसे ऊपर कमेंट दिखाई देगा कि ये करेक्ट कर लेना। तो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराया गया था। तो वो हम लोग का जो झंडा था वो तिरंगा जैसा ही था, लेकिन उसमें चरखा लगा हुआ था। बीच में चक्र नहीं था, क्या था? चरखा था। चरखा क्यों था? गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा। तो चरखा था उसमें। तो इनको कहाँ से झंडा मिला? तो ये कहा जाता है कि एक थी मैडम भीकाजी कामा, नाम याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा। ये जब हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उस समय, ये विश्व मतलब भारत में नहीं, विश्व में ये जा करके और भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रही थी। और इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड में, कहाँ बाबू? स्टुअर्ट गार्ड में पहली बार झंडा फहराया था। झंडा जो हमारा तिरंगा था
झंडा फहराया था जो हमारा तिरंगा था, लेकिन ऐसा तिरंगा नहीं था, इसी के जैसा तिरंगा था। और मैडम भीखा जी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता जी का कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता जी किसको कहा जाता है? मैडम भीखा जी कामा। तो एक तो हो गया कि इनके जो झंडा था उसी से लिया गया। दूसरा, अब आधुनिक, ये कौन सा बाबू, ये झंडा कौन सा है? तिरंगा। ये आधुनिक है, आधुनिक। आधुनिक मतलब जो आज हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इनके थे पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। अब आज से डायरेक्ट सुनिए, आपको पूछे कि जो हमारा आज तिरंगा झंडा दिख रहा है उसके डिजाइन करता कौन है? पिंगली वेंकैया। लेकिन ये तिरंगा मतलब कहां से लिया गया? मैडम भीखा जी कामा के तिरंगा से। लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन जो किया गया वो कौन किया? पिंगली वेंकैया। क्लियर हुआ? मतलब डिजाइन करता कौन हो गया? पिंगली वेंकैया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा झंडा वो कैसा होना चाहिए। आप देखते हो कि कई लोग झंडा फहराते तो उल्टा फहरा देते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता है। कोई जाकर तरह झंडा उल्टा लगाए हो, मेज पे लगा दिए। अच्छा एक काम करना, कल तिरंगा दो लेके आना, एक यहाँ और एक यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो उल्टा लगा देते हैं लोग। तो पहले हम लोग देख लें कि हमारा झंडा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो साइज होता है ना, साइज, वह चौड़ाई इसकी 2 होती है और लंबाई 3। मतलब ये वाला पार्ट 3 और ये वाला पार्ट 2। अब तुम जिससे भी मेजर करना हो, जैसे मान लो कि 2 हाथ चौड़ा कर लो तो 3 हाथ लंबा होना चाहिए, 2 मीटर चौड़ा कर लो तो 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ऐसी साइज में हमारा तिरंगा बनके तैयार होता है और ऐसे ही बनना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है बाबू? सबसे ऊपर जो होता है केसरिया होता है, केसरिया होता है, केसरिया। सबसे ऊपर कौन सा हुआ? केसरिया। उसके नीचे कौन सा होता है? श्वेत या सफेद लिख देते हैं बाबू, ठीक है ना। और सबसे नीचे कौन सा होता है? हरा। ये तो जानते हो ना। और ये जो चक्र होता है वो किस कलर का होता है? नीला। चक्र जो होता है वो नीला कलर का होता है। अब ये प्रश्न उठता है केसरिया किसका प्रतीक है? तो केसरिया शौर्य का, ताकत का, शक्ति का। किसका प्रतीक है? शौर्य का, ताकत का, शक्ति का। मतलब हम तिरंगा हमारा जो बन के तैयार हुआ है उसमें 3 कलर हैं, केसरिया, सफेद और हरा। और ये कलर क्या दिखा रहे हैं? केसरिया दिखा रहा है कि हमारे पास पावर है, शक्ति है, शौर्य है, ठीक है ना। शौर्य और बलिदान है, मतलब कि हम अपने देश के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और देश के लिए बलिदान दे सकते हैं। बीच में आता है सफेद। श्वेत जो होता है ना वो शांति का प्रतीक है। शांति का मतलब देखो भाई, हम हमेशा चाहते हैं कि विश्व में शांति कायम रहे, लेकिन तुम कायर मत समझना। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे यहाँ शांति कायम रहे, विश्व में हमेशा शांति रहे, लेकिन कायर मत समझना। क्लियर हो गया? उसके बाद से नीचे आते हैं तो हरा। हरा जो है ना वो समृद्धि का प्रतीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बसंत आ गया या पूरा धरती हरा भरा हो गया, तो हरा भरा धरती होती है, उसी के बाद हम लोग क्या मिलता है? भोजन मिलता है। अगर हरा भरा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। तो समृद्धि, सुख और समृद्धि का प्रतीक कौन है? हरा है। शांति का प्रतीक कौन है? सफेद है या श्वेत है। और शौर्य और बलिदान का प्रतीक कौन है? केसरिया। अब बात आती है कि सर बीच में ये चक्र जो लिया गया है ये क्या है? तो ये नीला कलर का होता है और इसमें कितनी तिल्लियां होती है बाबू? 24। बहुत बढ़िया, 24। और ये 24 तिल्लियां निरंतर प्रगति को दर्शाती हैं, निरंतर प्रगति को। ये हमारी घड़ी है ना, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसमें जो सुई होती है कभी रुकती है नहीं, वो घूमती रहती है। कितने घंटा? 24 घंटा। मतलब जो चक्र है उसका एक एक चक्र क्या दिखा रहा है? कि हमेशा प्रगति पे रहो, जीवन में रुकना नहीं है। समझ, जीवन में रुकना नहीं है। सुनो हो कि न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अरे पढ़े हो? कविता है क्या? पढ़े हो तुम लोग? 5 या 6 में है सर। मतलब तुम इंसान के रूप में जन्म लिए हो तो अपने आप को निराश मत हो, चलते रहो, कुछ करते रहो। एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि देखो अगर संभव हो तो दौड़ो, ठीक है ना। संभव हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो तेज चलो, तेज नहीं चल सकते हो धीरे चलो, धीरे भी नहीं चल सकते हो रेंगो, रेंग नहीं सकते हो सरको, रुको मत। इसलिए कि चलने वाले पानी की पूजा होती है, रुकने वाले में कीड़े पड़ जाते हैं। गंगा की पूजा होती है ना,
इसलिए कि नदी क्या कर रही है, चल रही है। गंगा में स्नान होता है, हर नदी में स्नान होता है, इसलिए कि नदी तैर रहा है। तालाब का पानी रुक गया, वहां क्या हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो रुकना नहीं है तो जीवन में क्या पड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा तिरंगा रहा। इसका साइज 3 संबंधित 2, 3 लंबाई 2 चौड़ाई। ये 2 लिखे हैं ना, तो ध्यान रखना हम बता के लिखे हैं, ठीक है ना। तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3 संबंधित 2। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, बीच में चक्र। ठीक है, ये चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति का। जीवन में रुकना नहीं है, और इसीलिए कहते हैं ना कि तैयारी कर रहे हो ना, तो डेली कुछ न कुछ सीखो, रुको मत। एक दिन अगर कुछ नहीं सीखे, इसका मतलब तुम उस दिन रुक गए, जीवन तुम्हारा क्या हो गया, रुक गया। कुछ ना कुछ सीखो, एक दिन क्या मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद से नीला ये कलर है, सफेद, हरा किसका प्रतीक है, सुख और समृद्धि का, सफेद शांति का, केसरिया शौर्य और बलिदान का। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि जैसे आप लोग सुने हो ना कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया, और उनके लिए शोक सभा मनाया गया, और हमारा झंडा इतने दिनों तक झुका रहेगा। सुने हो ना, होता है ना। तो देखो, झंडा का झुकना यहां लिख रहे, याद दिखाई दे रहा ना, झंडा झुकना, और एक होता है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा, दोनों का अर्थ समझ लो। ये हमको लगता है ना कि मतलब लोग बूढ़े हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि झंडा झुकना मतलब क्या होता है। जैसे झंडा फहरा दिया गया, तो अगर हवा नहीं चल रही है तभी तो झंडा ऐसा झुका रहता है, तो हम लोग क्या मानते हैं, वही झुका हुआ है। झुकना क्या होता है कि जब भी ये झंडा है ना हमारा, ये झंडा हो गया, दिखाई दे रहा है, ये तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फहरा रहे हैं झंडा को। अगर उससे जहां पे फहराया गया है उससे नीचे सरका दिया जाए, क्या किया जाए, वो यहाँ पे है ना झंडा क्या कहते हैं, नीचे ला दिया जाए खंबे से, तो उसे कहते हैं झंडा झुका हुआ है। झंडा जहां पे फहराया जाता है उससे नीचे कर दो, और नीचे करके फहरा दो। यहाँ पे झंडा कहाँ है बाबू, ऊपर है, यहाँ कहाँ है, नीचे है, तो ये कौन सा झंडा कहलाएगा, झुका हुआ झंडा। जब भी हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, तो हमारे देश का झंडा झुका दिया जाता है। अब 2 प्रश्न उठता है कि एक तो वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो सकती है, या एक पूर्व हो सकती है। तो अगर वर्तमान की हो रही है, एज फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी की हो गई थी जब प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी की हो गई थी जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय हमारा झंडा 12 दिनों तक झुकता है। उस समय कितना दिनों तक बाबू, 12 दिनों तक। और अगर पूर्व का हो रहा है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का हुआ था निधन, तो उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति। तो अगर किसी पूर्व का निधन हो रहा है तो 7 दिनों के लिए, ये दोनों डेट याद रखना। अगर वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निधन होता है तो हमारा झंडा 12 दिनों के लिए झुकता है, और पूर्व के लिए होता तो 7 दिनों के लिए झुकता है। तो ये समझ में आ गया। लेकिन सर उल्टा झंडा क्या होता है, उल्टा झंडे का मतलब होता है कि अपने देश पे विपत्ति आ गई है। विपत्ति शब्द यूज किया जा रहा है, बड़ा मतलब टफ शब्द है। विपत्ति संकटकालीन स्थिति, जैसे मान लो कि चारों तरफ से किसी देश ने हमला कर दिया, भूखमरी हो गया, दिवालिया देश हो गया, वो क्या कहलाता है, विपत्ति कहलाता है, आपातकाल की स्थिति। और विपत्ति काल में हमारा झंडा उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टा लटकाने का मतलब क्या हुआ, खंभा ऊपर नीचे नहीं, हरा ऊपर चला जाएगा, हरा ऊपर चला जाएगा। और कुछ नादान, मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति अपने टेबल पर उल्टा लटका कर रख देते हैं। भाई तुम्हारे देश में विपत्ति थोड़ी आई है, और अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम देशद्रोही कहलाओगे। भाई कितना बड़ा अपराध कर रहे हो कि हमारा देश सुखी है, समृद्ध है, शांति से जी रहा है, चल रहा है, और तुम क्या कर दिए, उल्टा करे कह दिए कि हमारे देश में क्या है, विपत्ति काल आ गया। समझ आ गया, झुका हुआ झंडा और उल्टा झंडा। उल्टा झंडा संकटकालीन और विपत्ति का संदेश देता है। झुका हुआ झंडा जो हमारे यहाँ पीएम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो हमारा झंडा झुक जाता है। अगर वर्तमान की हो रही है तो 12 दिन, और पूर्व की हो रही है तो 7 दिन। तो ये हमारा झंडा के बारे में टोटल हो गया। चलिए, झंडा बनाने के लिए कौन सा झंडा सेलेक्ट किया जाए, संविधान सभा ने किसको जिम्मेदारी दी, जेबी कृपलानी को। ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दिया, 22 जुलाई 1947 को।
अच्छा, ये लोग प्रस्तुत कहाँ करते होंगे? संविधान सभा के सामने, नहीं राष्ट्रपति नहीं, संविधान सभा के सामने। इस समय राष्ट्रपति थे ही नहीं, संविधान सभा के सामने, ठीक है। और संविधान सभा उसको स्वीकार करके हमारा तिरंगा रहेगा। तो आधुनिक तिरंगे का डिजाइनर कौन है? पिंगली वेंकैया, ठीक है ना। ये तिरंगा लिया गया है, वो तिरंगा कहाँ से लिया गया है? मैडम भीकाजी कामा के तिरंगे से लिया गया है। कहाँ फहराई थी? स्टुअर्ट गार्ड में फहराई थी। क्लियर हो गया? आइए, हमारा तिरंगा का साइज क्या होता है? 3 समंधे 2, 3 लंबाई 2 चौड़ाई होनी चाहिए। ऊपर बीच में, नीचे चक्र का कलर कितनी तिल्लियां? चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का, चलते रहने का। सफेद किसका प्रतीक है? केसरिया, हरा सुख और समृद्धि का। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलो देखो इसमें। अच्छा ये बताओ, झंडे के बारे में तो पढ़ लिया हम लोग। झंडा गीत होता है, क्या होता है? कोई बताया झंडा गीत कौन सा होता है? हाँ बताओ। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। क्या है झंडा गीत? हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और ये झंडा गीत कल आपको याद करके आओगे, ठीक है ना। झंडा गीत याद होना चाहिए। हम लोग का झंडा गीत क्या है? यहाँ लिख दें, झंडा गीत हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ठीक है ना। और इसके राइटर कौन है? पार्षद श्याम लाल गुप्ता। पार्षद श्यामलाल गुप्ता। बता रहे हैं। पार्षद श्यामलाल गुप्ता, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा झंडा गीत था। अब एक होता है राष्ट्रगान और एक होता है राष्ट्र गीत, होता है ना। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। तो चलो बताओ राष्ट्रगान क्या है? पूरा मत गाना। राष्ट्रगान, अब हेडिंग डाल लो, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान क्या है? अब लिखना बाद में, समझ लो, टाइम दिया जाएगा। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। अब इतना ही रहने देते हैं। अधिनायक जय है, आप गए हो। देखो, ये जो जनगण मन अधिनायक जय है, जो राष्ट्रगान लिया गया, ये संविधान सभा के सामने प्रश्न उठ गया था कौन सा लिया जाए। लोग अपना अपना मत देंगे ना कि ये वाला लिया जाए, ये वाला लिया जाए। तो जो सुजलाम सुफलाम वाला है उसको लोग पेश किए कि इसको रखा जाए, ठीक है। लेकिन इसको वरीयता दी गई। अब ये कौन लिखा है, कहाँ से आया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो 1911 में, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था वो? दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार। अब ये दिल्ली दरबार क्या है? 1911 तक जो भारत की राजधानी थी, अंग्रेजों का शासन था, भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता। अब हुआ कि कलकत्ता से दिल्ली लेके जाया जाए राजधानी। तो 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। कौन है था वो? जॉर्ज पंचम। और प्लस उनकी पत्नी आई थी जिनका नाम था मेरी, ठीक है। ये दोनों लोग आए थे। तो इनका भव्य स्वागत किया गया। कहाँ पे? दिल्ली दरबार में, मतलब दिल्ली में। दिल्ली को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा भाई यही राजधानी हम लोग बना रहे हैं अपना। तो भाई राजा से उद्घाटन करवाया जाएगा। तो जॉर्ज पंचम आए थे वहाँ पे। अभी इस दरबार में स्वागत किया जाएगा। तो एक बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नाम सुने होंगे। 11 भाई बहन थे वो, और उन्हीं के भाई पहली बार ICS निकाले थे। मतलब जो IAS है ना, वो पहली बार जब ICS की बात आई थी तो उन्हीं के भाई ने निकाला था, ठीक है ना।
तो उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिल्ली दरबार में गए तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक कविता लिखे थे, जो कि बंगला में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया था? बंगला में लिखा गया था। और वो कविता उनके लिए गाया गया। तो क्या कहा गया उनके लिए? हिंदी इसका ट्रांसलेशन किया गया है, जन गण मन अधिनायक जय हे। मतलब जैसे जॉर्ज पंचम मान लो बैठे हुए हैं, तो हम स्वागत कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? जन गण मन, मतलब भारत की जनता। गण मतलब मुखिया, गण मतलब क्या होता है? जो नेता लोग हैं। तो भारत की जनता और भारत के नेता, जन गण मन, उनके मन के आप अधिनायक हैं। जन गण मन अधिनायक, मतलब आप अधिनायक हैं, आपकी क्या हो? जय हो। तो जयकार किया गया, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, मतलब हमारे भारत के भाग्य के आप ही विधाता हैं। तो भाई राजा थे तो कहना पड़ेगा। उसके बाद से अगला कड़ी कोई बताएगा? राष्ट्रगान का, हाँ बताओ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अब देखो यहाँ पे, ये जो हमारा भारत होगा ना, अब यहां से मैप में नीचे थोड़ा कर लेते हैं। ये लगभग भारत था हमारा, ठीक है। ये बर्मा वगैरह सब था। जो आज बर्मा देश है ना, वो मतलब आज म्यांमार नाम है, वो भारत में ही था। ये मैप था भारत का। पंजाब, ये पंजाब जम्मू कश्मीर वाला पार्ट पकड़ लेता था, पंजाब। सिंध, सिंध पाकिस्तान में है, सिंध बलूचिस्तान वाला। पंजाब सिंध। गुजरात मराठा, गुजरात मराठा, मराठा मतलब महाराष्ट्र वाला। द्रविड़, द्रविड़ मतलब नीचे दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को क्या कहता है? ये द्रविड़ का क्षेत्र है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, ये बंगा है। उत्कल मतलब उड़ीसा, बंगा मतलब बंगाल। और बंगाल जो था ना, असम वगैरह सब पकड़ के था उस समय का। बंगाल में देखो, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, कुछ पार्ट, असम का कुछ पार्ट पकड़ के बंगाल था। तो लगभग हम लोग यहाँ तक आ गए। तो क्या कहा गया? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य, विंध्य पर्वतीय, विंध्य, हिमांचल, हिमांचल, यमुना मतलब यमुना नदी, गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। उसके बाद उत्कल जल धितरंगा, मतलब उनकी जो लहरें हैं वो भी उठ करके क्या कर रही हैं? आपका स्वागत कर रही हैं। जबरदस्त है ना। तो ये 5 पदों में गाया गया था। कितने पदों में? वो 5 पदों में। जब बात आई तो ये कहा है, देखो तर्क वितर्क होता है आज भी। हम आप लोग क्यों बता रहे हैं? अब हमको नहीं पता कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, हालांकि मतलब अभी नीचे है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठाओ इस बात को। कई लोग डिबेट करते हैं ना कि जनगण मन हम नहीं गाएंगे इसलिए कि अंग्रेजों के सम्मान में गाया गया था। इतना बुद्धिमान हम लोग, हम भी या तुम लोग नहीं हुए हैं कि संविधान सभा की बातों क्या कर दें? काट दें। उसमें उस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बैठे थे, उस संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, उस संविधान सभा में सरदार वल्लभ पटेल बैठे थे, राजेंद्र बाबू बैठे, सब लोग बैठे थे। उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए हम? नहीं हुए हैं। कुछ सोच के रखे होंगे लोग, इसलिए रखे कि भाई ये बात अलग है कि उनके लिए गाया गया, लेकिन ये हमारा जो गान है ना, ये पूरे भारत को क्या कर दे रहा है? प्रसिद्ध कर दे रहा है। इसके माध्यम से हम अपने पूरे भारत की जनता को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं कि हमारा भारत कौन सा है, भारतवर्ष हमारा क्या था। क्लियर है ना। तो आप लोग कभी भी इस सब डिबेट में ना, कहीं पे बहस होगा कि मतलब गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, नहीं बोलना, कुछ मत बोलना, एकदम चुप हो जाना। इसलिए कि बहस जाहिल करते हैं, बुद्धिमान बहस नहीं करता है। बुद्धिमान वहां बहस करेगा ना जहां उसकी जरूरत पड़ेगी। ये जितने बहस करने वाले होते हैं उनका नॉलेज फेसबुक से और व्हाट्सएप से मिलता है, तो आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कब गाया गया था हमने आपको बता दिया, ठीक है। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और मैरी के लिए किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ना भारत का पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार भारत का पहला जो मिला था वो किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। तो ये राष्ट्रगान हमारा हो गया। अब जो 5 पद था उसमें से ऊपर का एक पद और नीचे का एक पद लिया गया है, ठीक है ना, लास्ट पद। अब ये होता है कि इसका जनगण मन का इंग्लिश में अंग्रेजी वर्जन किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद खुद
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस नाम से किया? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। एक पेपर छपा, पत्रिका छपा, उस पत्रिका में हेडलाइन क्या था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इस जनगण मन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिख दिया। तो मतलब बांग्ला में किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। हिंदी में किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इंग्लिश में किसने लिखा? टैगोर जी ने। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन एक उठेगा, वो कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा लिखा गया गीत दो देशों का राष्ट्रगान है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। एक तो ये हो गया हमारे देश का, और एक उन्होंने लिखा था ना 1906 में। कब लिखा था? 1906 में। इतिहास पढ़ाएंगे ना तो आप लोग को बताएंगे कि जब बंगाल में विभाजन कर दिया गया था तो ये गाना एक लिखे थे, अमार सोनार बंगला। बंगला मतलब बंगाल, अमार मतलब हम लोग का, बंगाली भाषा है। अमार मतलब हम लोग का, सोनार मतलब सोने जैसा, बंगला मतलब बंगला बंगाल मतलब हमारा सोने जैसा बंगाल। बंगाल को तोड़ दिए थे सब, तो ये मतलब गाना लिख दिए और ये नारा लगा अमार सोनार बंगला। और इसको बांग्लादेश जब 1971 में आज़ाद होता है, पाकिस्तान से अलग हुआ है ना बांग्लादेश 1971 में, तो अपना राष्ट्रगान बना लिया अमार सोनार बंगला को। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका लिखा हुआ गीत दो देशों का राष्ट्रगान, वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन कौन? बांग्लादेश का कौन सा है? अमार सोनार बंगला। कब गाया गया था? 1906 में। ठीक है, और भारत के लिए लिख दिए जन गण मन अधिनायक जय है, वो कब? 1911 में। क्लियर होगा? एडॉप्ट कब किया गया? 1950 में, जब संविधान लागू हुआ तब। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि ये गाने के लिए टाइम कितना दिया था बाबू? 52 सेकंड। लेकिन अगर जल्दबाजी हो तो 20 सेकंड ही गाया सकता है। अब ये जल्दबाजी क्या होता भाई? 52 सेकंड में जल्दबाजी मतलब ये है कि जैसे मान लो कि युद्ध करने के लिए जाना है, अटैक हो रहा है, उस समय मतलब राष्ट्रगान गा के जाएंगे तो 20 सेकंड। तो क्या कहा जाता है? जो पद है ना उसका, तो ऊपर वाला एक पद और लास्ट वाला जय हो, जय है जय है जय है, ये कह के आप 20 सेकंड में जा सकते हो। ठीक है, तो 52 सेकंड वाला याद रखिएगा, 52 सेकंड में गाया जाता है इसको। क्लियर हुआ? ये हमारा राष्ट्रगान था। झंडा गीत, हिंद देश का प्यारा झंडा, किसने लिखा? पार्षद श्यामलाल गुप्ता। याद रखिएगा। राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? जॉर्ज पंचम नहीं लिखे थे, उन्हें लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। कब लिखे थे? कब गाया गया था? कब गाया गया था? परिवार लिख तो पहले दिया होंगे ना। दिसंबर 1911 में। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन। दरबार का आयोजन किसके लिए हुआ था? जॉर्ज पंचम क्या थे? ब्रिटेन के राजा थे, उनके स्वागत में ये गीत गाया गया था। और अर्थ क्या हुआ सारा हमने समझा दिया आपको। ठीक है ना? उस समय का जो भारत था उसको हमने आपको दिखा दिया। क्लियर है? उसका इंग्लिश वर्जन किसने किया? टैगोर ने। किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रगीत। हो गया? चलो इसको मिटाते हैं। तो ये राष्ट्रगान है। अब क्या देखेंगे? राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत कौन सा बाबू? किसी को याद है? राष्ट्रगीत वो राष्ट्रगान था। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। नाम से ही लग रहा है किस भाषा में है ये? संस्कृत भाषा में। किस में है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत में। और वंदे मातरम जो है इसको लिखे कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखे थे? डेट अगर पूछे तो 1874 में। कब लिखे थे बाबू? 1874 में। किस पुस्तक में लिखे थे? आनंद मठ। आनंद मठ ये पुस्तक का नाम है।
जिस पुस्तक में ये लिखे थे वंदे मातरम। अब इसका इंग्लिश कन्वर्जन कौन किया था? अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद। तो अंग्रेजी अनुवाद किए थे अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ठीक है ना। राष्ट्रगीत, अच्छा इसको गाने में वंदे मातरम को टाइम कितना लगता है, उसको राष्ट्रगान को कितना लगता है, और विशेष परिस्थिति में इसको गाने में लगता है 65 सेकंड, 65 सेकंड। अच्छा ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको जानना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, अगर क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बना दिया जाए पेपर में आपके, बनेगा बच्चों से? अब बनेगा, पहले नहीं बनता है। और कहेंगे लोग कि हम बहुत मेहनत किए थे, हमारा नंबर नहीं आ रहा है जीके में। होगा कि नहीं होगा? कलर पूछ जाए तिरंगे का कि कौन सा ऊपर नीचे होता है, उसी में कंफ्यूज है सब। भाई पढ़ने का मतलब क्या होता है? सामान्य जागरूकता। जीके का मतलब क्या होता है? सामान्य जागरूकता। और जागरूकता मतलब क्या? आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है ना उसके बारे में जानिए। अपने तिरंगे के बारे में नहीं जानेंगे, अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे, कितने राज्य हैं हम नहीं जानेंगे, क्या क्या हमारे यहाँ कल्चर है, कौन सा त्यौहार है, ये कुछ नहीं जानेंगे, और क्या बनने चलेंगे? सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। केवल मैरवा और गणिला के बारे में जानो, तरकारी बेचो। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखे थे? 1874 में। किस पुस्तक में? आनंद मठ में। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंदो घोष ने किया। कितने देर में गाया जाता है ये? 65 सेकंड में। अच्छा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों कब लागू, मतलब कब एडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950, जिस दिन राष्ट्रपति जी को बनाया गया कि भाई राष्ट्रपति आप बनिए, तो बोले कि हम बन जाएंगे, झंडा गीत लेके आइए, ये राष्ट्रगान क्लियर कीजिए और राष्ट्र गीत क्लियर कीजिए। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अरे ऑनलाइन वाले वेट करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रगीत हो गया हम लोग का। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये कब गाया गया था, तो ये जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, यह 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था वो? कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है ना। 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब लिखा गया था? 1874 में। तो ये राष्ट्रगीत हम लोग का गाया गया था। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर, चलो देखो, राष्ट्रीय कैलेंडर। अच्छा ये बताओ, एक साल में कितने मंथ होते हैं? कौन कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हो गया। भारत में ये नहीं होता है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये तुम जो बोल रहे हो ये अंग्रेजों का कैलेंडर है, ठीक है, जो हम लोग में रच बस गया है। अगर कोई बोलता है ना गांव में कौन सा महीना है, कह दो कि बैसाख चल रहा है, तो लोग कहेंगे ये किसान आदमी है, गवार आदमी है, जानता नहीं है। अपने बच्चे से रुको हम पूछते हैं, और कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उससे पूछा कौन सा चल रहा है, कहेगा अक्टूबर कहेगा ना। तो हम लोग क्या होता है, खुश हो जाते हैं, तो ये अंग्रेजी में बोल रहा है। जबकि हमारा राष्ट्रीय जो कैलेंडर है ना, वो शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है वो? संवत पे आधारित है, शक संवत, ठीक है। और किस पे आधारित है? ग्रिगोरियन, ग्रिगोरियन कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। शक संवत जो था 78 एडी में स्टार्ट हुआ था, एडी में, एडी मतलब ईस्वी में, ठीक है ना। अच्छा चलो, एक एडी बीसी आप लोगों को पता है बीसी वगैरह क्या होता है? ईस्वी, ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो समझो इस चीज को हम बता रहे हैं। जैसे अंग्रेज ये कहे, अंग्रेज क्या, क्रिश्चियन, कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन टाइम को मान लिए सब जीरो। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन टाइम को मान लिए सब जीरो। और कहे कि उनके जन्म के बाद जो सन होगा उसे कहेंगे ईस्वी। क्या कहेंगे? ईस्वी। जैसे मान लो 1 साल बाद 1 ईस्वी, 2 साल बाद 2 ईस्वी, 100 साल बाद 100 ईस्वी, 110 साल बाद 110 ईस्वी। आज कौन सी ईस्वी चल रही है?
2023 ईस्वी। तो 2023 जो कह रहे हैं वो किसके आधार पे कह रहे हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद। अच्छा, उनके जन्म के पहले टाइम नहीं था? टाइम था। अशोक तो राज किए थे उनके जन्म के पहले। तो यही सब डिसाइड कर दिए। क्या कह रहे हैं सब? अच्छा, अशोक इसके पहले शासन किए थे कितने साल पहले? तो मान लो कि 280 साल पहले, 280 साल पहले शासन किए। तो कह रहे हैं सब ईसा के जन्म के पहले किए थे ना। तो कह रहे हैं सब 280 ईसा पूर्व। समझ आ गया? ईसा के जन्म के पहले। तो क्या कहे सर? 280 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और अगर आगे जन्म लिए हो तो 280 ईस्वी। मान लो कि हमारा जन्म अगर 2000 में हुआ है तो क्या कहेंगे सर? 2000 ईस्वी में या 2001 ईस्वी में। तो 2001 ईस्वी का मतलब तुम्हारा जन्म या हमारा जन्म ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद हुआ है, तो 2000 ईस्वी कह रहे हैं। क्लियर है ना? ईस्वी कैसे काउंट हुआ? जब से ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उसके बाद, मतलब आगे ईस्वी, उसके पीछे ईसा पूर्व। क्लियर है ना? आगे ईस्वी, पीछे ईसा पूर्व। अब देखो, इनका कैलेंडर था, बाद में ये लोग जारी किए, उसके पहले हम लोग यहाँ के लोग जारी किए थे। तो शक संवत, शक संवत का मतलब 78। अच्छा, ईस्वी जो होता है ना, ईस्वी, इसको एडी कहा था। अंग्रेज क्या कहे? एडी। और ईसा पूर्व को बीसी। तो हमने क्या लिखा? 78 एडी। एडी मतलब ईस्वी। इसका मतलब 78 ईस्वी में शक कैलेंडर जारी हुआ था, शक संवत। बात समझ में आ रहा है? आज 2023 है ना, ईस्वी 2023 चल रहा है, लेकिन हम कहें कि शक कैलेंडर के आधार पर कितना चल रहा है तो निकाल सकते हो। शक, जैसे शक कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ? 78 ईस्वी में। तो अगर अंग्रेजों के अनुसार 80 ईस्वी चल रहा है तो शकों के अनुसार कितना चल रहा है? 2 ईस्वी, 2 वर्ष। 78 से स्टार्ट हुआ है ना उन लोगों का, तो 2 वर्ष। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? 80 वर्ष। तो अगर हम कह रहे हैं कि आज 2023 है तो शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर फॉलो करता है उसके अनुसार हम लोग के यहाँ कितना चल रहा है? वो 78 घटा दो तब आएगा ना। तो घटाओ, कितना होगा? 13 में से 8 जाए 5, 1 हो गया ना यहाँ पे। 11 में 7 जाए 4, और यहाँ 9 हो गया है 9, और यहाँ 1। 1945 अभी चल रहा है। 1945 शक संवत। ठीक है? कैलेंडर जब उठाओगे ना, पंडित जी जो कैलेंडर देखते हैं तो उसमें 1945 आएगा, और हम लोग क्या देख रहे हैं? 2023। बात समझ में आ गया? अपने यहाँ राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा चल रहा है? शक संवत। किस कैलेंडर पे आधारित है? ग्रिगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। कितना एडी में शक संवत लागू हुआ था? 78 एडी में। इसलिए जो भी वर्ष चल रहा है उसमें से 78 जब माइनस कर दोगे तो हम लोग का कैलेंडर में कौन सा वर्ष है वो निकल जाए। ठीक है? महीना उसके अनुसार ही 12 होता है। मंथ कितना था वो? महीना 12। लेकिन पहला महीना फर्स्ट और लास्ट, पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, और लास्ट महीना फाल्गुन। 12 महीने का नाम कल याद करके आना है तुम लोग। ठीक है? अरे ऐसे गांव में जाकर पूछना, मतलब गांव का घर जाके, गांव में तो हो ही, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कार्तिक कुमार, उसके बाद अगहन पूष माघ फागुन। 12 हो गया ना? देखना भाई, ऑनलाइन वाला गिनेंगे बैठ के कितने लोग कौन सा कह रहे हो। तो 12 महीना होता है। पहला महीना कौन सा? चैत्र। अच्छा देखो, चैत्र महीना जो होता है, अप्रैल का महीना हम लोग मानते हैं ना, चैत्र नवमी होता है। जैसे अप्रैल का महीना होता है हम लोग क्या मनाते हैं? नया नया अनाज हमारे यहाँ आया। चैत्र नवमी के दिन हम लोग क्या करते हैं? एक गेहूं का बाल या जौ का बाल ला करके अपने अनाजों में, मतलब जो भोजन बनता है उसमें डाल के पूजा करके हम लोग भोजन करते हैं। अर्थात हमारे यहाँ का शुरू से कल्चर रहा है कि हम उन सभी चीज़ों को हम देवी देवता मान लिए जो हमारे जीवन के काम आ रहे हैं, जिनसे हमको लाभ मिल रहा है। ठीक है ना? अनाज नहीं होता हम लोग जीवित होते नहीं। तो अनाज जब आ रहा है, अनाज कहाँ से आया? धरती से। तो धरती को हमने क्या कहा? माता, धरती माता। अनाज आपने दे दिया, आपको हम धन्यवाद करते हैं, पूजा करते हैं। पहला जो कली आया उसे क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अपने अपने खेत से लोग लेके आते हैं ना, और डाला जाता है। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं हम लोग? नहीं, उस दिन को क्या कहते हैं? क्या किया जाता है? नवमी पूजा जाता है। ठीक है ना? और अनाज जो डाला जाता है उसे क्या कहते हैं?
नहीं, नवमी के लिए पंचमी को है ना। हाँ, और नौवीं में क्या होता है, नया अनाज आता है, उसका बनता है, नया गेहूं का बनता है। ठीक है ना। इसका मतलब गेहूं आ गया, अब एक साल हम खाएंगे। पहला महीना हो गया, ठीक है। लास्ट महीना कौन सा है, फाल्गुन। होली होली मना के हम लोग क्या करते हैं, फिट हो जाते हैं। और ये कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है सर। अच्छा, हम लोग का बजट जो चलता है, संसद भवन में जो डेट चलता है, वो कौन सा चलता है, अंग्रेजों वाला कि शक वाला, शक संबत चलता है। इसीलिए हम लोग का बजट पारित कब होता है, मार्च अप्रैल में। देखा हो ना, बजट पारित हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है। अर्थात बजट मतलब क्या होता है, एक साल का देश का बजट बनाते हैं कि हम लोग का देश कैसे चलेगा। और हम लोग प्लानिंग कब करते हैं, दिसंबर आता है, लास्ट चलता है, तो हम 1 जनवरी से हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अपना प्लानिंग करते हैं। इसलिए कि अंग्रेजों का मतलब जो अभी हुआ है ना, वो हम लोग पर चढ़ा हुआ है। कितना जबरदस्त चढ़ा हुआ है कि गांव में अगर कोई बच्चा अंग्रेजी बोल दे रहा है तो उसको लोग पढ़ने में तेज समझते हैं, जबकि ये महामूर्खता है। बस समझ आ रही है ना। नॉलेज में और लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारा और तुम्हारा संवाद किस तरीके से हो जाए, इसका एक माध्यम है ना। हम ये चीज पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा इतिहास समझ में आ रहा है ना। इसको इंग्लिश में पढ़ाएं, उर्दू में समझाएं, बांग्ला में पढ़ाएं, किसे ही पढ़ाएं, बात तो यही बताएंगे ना। तो नॉलेज ये है, और जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज है। क्या कोई गूंगा ज्ञान नहीं ले सकता है, ज्ञानी नहीं बन सकता है? वो कोई भाषा जानता नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। लेकिन अंग्रेज ने अपना छाप छोड़ के गए। क्या छाप छोड़े गए कि भारत में ऐसे अंग्रेज पैदा करो जो देखने में हिंदुस्तान का दिखे, लेकिन उसका सोच कैसा रहा है, अंग्रेजों वाला। और आज भी है। लोग क्या करते हैं, मतलब 2 अक्षर जो अंग्रेजी बोलता है उसको पढ़ने में तेज समझते हैं, जबकि अपनी मातृभाषा में ही तुम ज्ञान लो, भोजपुरी में ज्ञान लो, लेकिन ज्ञान रहे तुम्हारे पास, अपने देश की समझ रहे। समझ आ रहा है ना। तो लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, लैंग्वेज अगर जरूरी है कि भाई हम जा रहे हैं ब्रिटेन, वहाँ हमको इंग्लिश की जानकारी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा पढ़ने में, हम पढ़ लेंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि पढ़ लेंगे तो बाकी सब मूर्ख हम ही तेज हो गए, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। तो चलो भाई, ये हो गया हमारा चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक शक संवत 78 AD राष्ट्रीय कैलेंडर। इसको भी कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। तो ये हुआ हम लोग का आज क्या क्या हम लोग कवर किए, झंडा, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय कैलेंडर, यहीं पढ़े हैं ना। ठीक है, उसमें करेक्शन हो गया है जो बताए थे 26 जनवरी 1930। ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लेना। बाकी सब कुछ सही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, मतलब अगले क्लास में।